जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और मॉडर्न मेडिको पॉइंट स्वागत करता है अपने क्लास में। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात छेड़े थे वो टॉपिक था कार्डियक ड्रग, और एक निमोनिक्स के सहारे आपको बताए थे कि देखिए ये सारे ड्रग्स हैं अलग अलग कैटेगरी के। इस पर्टिकुलर वीडियो में यानी पिछले की पहले बात कर लेते हैं। तो पिछले में हमने एसीई इनहिबिटर को और एआरबीएस को पढ़ा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीटा ब्लॉकर को पढ़ेंगे, सीखेंगे, और हमने एक ही स्लाइड में सब कुछ यानी बीटा ब्लॉकर, उसके क्लासिफिकेशन और पूरा मतलब एमओए, एमओए का मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लिख दिया है पहले, इसलिए ताकि समय कम लगे और बिना वक्त को खराब किए हुए हम कुछ सीख पाए, समझ पाए। इतना यकीन नहीं, भयंकर भरोसा है हमको कि इस पूरे क्लास के बाद अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, फील करिएगा तो दिल मांगे मोर यानी क्लास वाली फीलिंग आएगी, दिल मांगे मोर क्लास वाली फीलिंग आएगी, दिल बाग बाग हो जाएगा, कलेजे को ठंडक मिलेगी। तो आइए बकैती को फुल स्टॉप देते हुए, विराम चिन्ह लगाते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर्स? सिंपल सी बात है, बीटा ब्लॉकर्स मतलब बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले। हिंदी व्याकरण के अलंकार का प्रयोग करते हुए एक दरख्वास्त है आपसे कि सबसे पहले इस बीटा ब्लॉकर्स के स्लाइड को मोहब्बत भरी नजरों से देखिए और फिर इसके प्रेम में पढ़ के इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि बीटा ब्लॉकर्स आर दोज ड्रग्स विच एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर एंड ब्लॉक बीटा रिसेप्टर, जो बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये वॉगन्स वेलियंस क्लासिफिकेशन के अनुसार थर्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक डिजीज की दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, है ना। देखिए थर्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक ड्रग्स, सबसे पहली बात यह है कि दीज आर द थर्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक ड्रग। और दूसरा डेफिनेशन जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि दीज आर द ड्रग्स विच ब्लॉक बीटा रिसेप्टर। थोड़ा स्लाइड को बड़ा करते हैं, उसको बाद में देखेंगे हम। देखिए चलिए भाई, अब चूंकि ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो अब जब मैकेनिज्म हम आगे समझेंगे अभी 10 मिनट के बाद इसी वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली दिस बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड। तो जब कार्डियक वर्कलोड डिक्रीज होगा देन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली बीपी विल बी डिक्रीज, और लास्ट में क्या होगा, बीपी को डिक्रीज किया जाएगा। तो वही एक डेफिनेशन आप देखिएगा, दीज आर द ड्रग्स विच ब्लॉक बीटा रिसेप्टर एंड हिंस रिड्यूस रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड एंड अल्टीमेटली बीपी। यहां पे लिख सकते हैं एंड अल्टीमेटली 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 डिक्रीज डिक्रीज बीपी। यानी आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये हाइपरटेंशन में दी जाने वाली दवाई है ना। और इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हम बीटा रिसेप्टर पे पहले डाल लेते हैं, क्योंकि आगे जो मैकेनिज्म आएगा उसमें बीटा रिसेप्टर का ही तो मामला है सारा। तो बीटा रिसेप्टर भाई मेरे महोदय तीन तरह के होते हैं बीटा रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। देखिए बीटा 1 जो होता है वो मिलता है आपको हार्ट में और किडनी में, आप देखिए ना स्लाइड को। बीटा 2 जो होता है स्मूथ मसल में मिलता है, और वही बात कीजिएगा, पूछिएगा हमसे बीटा 3 तो ये एडिपोज टिश्यू में मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अगर बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर बीटा ब्लॉकर्स को आप क्लासिफाई करिएगा तो दो तरह के ग्रुप में बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है। पहला कार्डियक सेलेक्टिव, है ना, कार्डियो सेलेक्टिव, और दूसरा नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। बीटा ब्लॉकर्स को दो कैटेगरी में, बीटा ब्लॉकर्स की दवाइयों को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, पहला कार्डियो सेलेक्टिव, दूसरा नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। इतनी सी बात आपको क्लियर है, इतना सा बात स्पष्ट है। तो एक की पॉइंट इसमें आपको जानना है कि जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं ये एक्ट करते हैं, एक्ट ओनली ऑन B1 रिसेप्टर। ये केवल B1 रिसेप्टर पे ही अपना असर प्रभाव दिखा पाते हैं। वही अगर हमसे पूछिएगा नॉन कार्डियो सेलेक्टिव, तो भाई मेरे महोदय महाशय नॉन कार्डियो सेलेक्टिव जो है ये B1 और B2 दोनों रिसेप्टर पे काम करते हैं, यानी एक्ट ऑन बोथ B1 एंड B2 रिसेप्टर, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव को आप ध्वस्त कर दिए यहीं पे कि जो कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, दे एक्ट ओनली ऑन B1 रिसेप्टर while talking about B2 receptor. While talking about non-cardio selective, these drugs work on B1 and B2 both of the receptors, है ना, ये दोनों पे काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल इन द सेंस की कौन कौन सी दवाइयां आएंगी B1 रिसेप्टर पे काम करने वाली, यानी कि कार्डियो सेलेक्टिव में। तो देखिए ध्यान दीजिए, वहां पे एटिनोलोल, मीटाप्रोलोल होता है एक्चुअली में, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, ये जो दवाइयां हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये कार्डियो सेलेक्टिव हैं और काम करते हैं B1 रिसेप्टर पे। बीटा रिसेप्टर 1 हो चाहे 2 हो,
है ना। बीटा ब्लॉकर्स दवाइयों के लास्ट में क्या लगा रहेगा, लोल, LOL, बकलोल वाला लोल, लोल जिसमें लगा रहे, डेफिनेटली दिस ड्रग्स आर गोइंग टू बी बीटा ब्लॉकर्स। इतनी सी बात क्लियर हुई। नॉन कार्डियो सेलेक्टिव वाला देखिए ना जी, एग्जांपल इनके मिलेंगे आपको, जैसे प्रोप्रेनोलोल, अभी देखिए नेडोलोल, इमोलोल, साइटोलोल, है ना, पिनब्यूटोलोल, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहे हैं ये सारे नॉन कार्डियो सेलेक्टिव के हैं। जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाएगा ना, तो ये मतलब आपको दवाइयां भी क्लियर हो जाएंगी। अभी नाम नाम याद रख लीजिए इसका, है ना, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, दीज आर कार्डियो सेलेक्टिव। प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल, टिमोलोल, साइटोलोल, पिनब्यूटोलोल, ये सब क्या है, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, और सबसे पेचीदा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है ना। एकदम दिमाग की दही कर देगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि जितना तोड़ मरोड़ करके परोसा जा सकता है उतना हम आपके सामने रखें, और जैसे मैंने समझा है बिल्कुल वैसे ही आपको समझाएंगे। तो आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। प्रो कहाँ रहेगा भाई, हाँ यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं, है ना। देखिए ये थोड़ा पेचीदा मामला है इसका, इसके मामले पेचीदे हैं। देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, और जब मुझे लगेगा कि छोटा करके समझाना चाहिए तो और छोटा कर देंगे। देखिए सबसे पहले आप देखना है यहाँ पे कि अगर एसएनएस एक्टिव होता है, एसएनएस एक्टिव होता है, मतलब देखिए हमें ये पढ़ना है, ये सीखना है कि बीटा ब्लॉकर्स की दवाइयां बंधु आखिर काम कैसे करती हैं। तो अगर ये जानना है कि काम कैसे करती हैं, क्या ब्लॉक करती हैं, क्या रोक देती हैं, तो सबसे पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म को समझते हैं कि होता क्या है, और उसमें क्या क्या कैसे कैसे ये इंप्रोवाइज करेंगे बीटा ब्लॉकर की दवाइयां, वो आगे देखेंगे। पहले देखिए नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से हार्ट में काम किया जाता है। देखिए थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं, और फिर मुझे लगेगा जब कि छोटा करना है तो स्लाइड को छोटा कर दिया जाएगा। देखो एसएनएस अगर एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ये किडनी है ना, किडनी के ऊपर दो 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 महाशय ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं उनको, है ना, लेफ्ट वाला पे भी और राइट वाला पे भी। और इसका जो इनर लेयर है इसको एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं ना, एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। जब एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है ना, तो ये मैसेज भेजता है, मैसेज सिग्नलिंग करता है, और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उनके अंदर के एड्रिनल मेड्यूला स्टिमुलेट होते हैं और हार्मोन्स रिलीज करते हैं। दो बड़े बड़े काम के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक का नाम है एपिनेफ्रिन और दूसरे का नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। आप उसको एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नॉर्मल मैकेनिज्म जो शुरू होता है, एसएनएस एक्टिव हुआ, और एसएनएस के एक्टिव होने से सिग्नलिंग हुई कहां पे, एड्रिनल मेड्यूला, यानी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर वाले लेयर एड्रिनल मेड्यूला पे। और इन दोनों महोदयों ने क्या किया, दो हार्मोन रिलीज किया, एक का नाम है एड्रीनलिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रीनलिन। इसको आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है। इस राइटिंग को थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, मैंने लिखा तो सही था, लेकिन इस बोर्ड में कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे साथ ये छेड़खानी करने लगता है। लिखेंगे सीधा लिखा जाएगा उल्टा, ये एड्रीनलिन और दूसरा नॉर एड्रीनलिन होता है। देखिएगा यहाँ पे एड्रीनलिन है, ये नॉर एड्रीनलिन है। प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो रही है भाई, देखो ना कितना टफ सा नाम है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये नॉर एपिनेफ्रिन है, नॉर नॉर एपिनेफ्रिन। यानी अभी तक टिल नाउ दिस इज क्लियर दैट व्हेन एसएनएस इज एक्टिवेटेड दिस स्टिमुलेट एड्रिनल। और जब मेरे भाई मेरे दोस्त महोदय एसएनएस वर्क करता है एड्रिनल ग्लैंड पे, उसको एक्टिव कराने की कोशिश करता है, तो स्टिमुलेट होकर के एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का जो लेयर है एड्रिनल मेड्यूला, वो दो हार्मोन मुक्त करता है, रिलीज करता है, और दोनों का नाम मैंने अभी अभी आपको बताया। पहले का नाम है एपिनेफ्रिन, है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनलिन, एंड द सेकंड वन इज नॉरएपिनेफ्रिन, ऑल्सो नोन एज व्हाट, नोन एज नॉरएपिनेफ्रिन। अब देखिए असली खेला यहां से शुरू हो गया, है ना, असली खेला यहां से शुरू होता ही। अब देखो भाई, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो हैं वो कार्डियक मसल के जो सेल के ऊपर B1 रिसेप्टर है ना, उनपे जाकर के बाइंड हो जाते हैं और उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इस फिगर को आप देखिएगा, ये पूरा जो अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, खैर इसमें लिखी गई बातें तो इसके अंदर की मैकेनिज्म है, अभी 2-4-5 मिनट में सब बता ही देंगे। ये कार्डियक मायोसाइट है, हार्ट का मसल है, ये पूरा ये सेल मेम्ब्रेन हो गया ऊपर का, इसमें अलग अलग तरह के रिसेप्टर प्रोटीन है जिनकी बात हम बस आगे करने वाले ही हैं। और ये कार्डियक मायोसाइट, अभी हार्ट मसल और कार्डियक मायोसाइट उसी को बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, तो होता ये है कि B1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है,
एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों आकर के बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होकर के उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है जो सेल मेम्ब्रेन पे होता है, तो ये कपल्ड होता है जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन के साथ। कपल्ड होने का मतलब यह है कि ये अपना मैसेज इसी प्रोटीन के सहारे सेल के अंदर भेजता है ना। वन थिंग इज वेरी क्लियर यहाँ पे कि बीटा रिसेप्टर्स आर कपल्ड विथ जी स्टिमुलेटिंग जीएस प्रोटीन। जीएस प्रोटीन क्या है? एक सेकेंडरी प्रोटीन है। जीएस प्रोटीन इज अ हेल्पिंग प्रोटीन दैट हेल्प्स बीटा रिसेप्टर इन सेंडिंग द सिग्नल इनसाइड द सेल, है ना। मतलब बीटा रिसेप्टर से सिग्नल लेकर के ये अंदर भेजता है। तो बीटा रिसेप्टर एक्टिव हो गया क्योंकि इसमें बाइंड हो गया आकर के एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब एक्टिव होकर के सिग्नल देगा किसके पास? जिससे ये कपल रहता है जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन से। देखिए ये है बीटा रिसेप्टर और ये जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन है। अब जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन क्या करेगा? एसी को यानी एडिनाइलेट साइक्लेज को, जो सेल के अंदर ही होता है ना, उसको एक्टिव करेगा। सारा काम एक दूसरे को एक्टिव करने का है। और देखिएगा इसमें बहुत मतलब मामला थोड़ा पेचीदा आने वाला है। इतने सारे रिसेप्टर्स इसमें आएंगे ना, ये सबका नाम याद रखना, माथा का दर्द है, माथा का दर्द। देखिए अब बी रिसेप्टर काम करेगा जी स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे जिससे ये कपल रहता है। ये आगे जाकर के एसी का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। थोड़ा सा अगर टंग स्लिप कभी कभी हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना, क्योंकि ये जो चमड़ा का जीभ है ना, टिश्यू से बना हुआ, है ना, सारा खेला इसी का है जिंदगी में। मेरा मतलब यह है कि इससे निकला हुआ वाणी, इससे निकला हुआ शब्द कहानी खत्म कर देता है। सत्यानाश। एसी एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है ना। जब भी हम एडिनाइलेट साइक्लेज बोलेंगे तो थोड़ा बहुत फंसेंगे मेरे भाई, है ना। अब देखो एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो अंदर एक पाया जाने वाला एंजाइम होता है, प्रोटीन का बना हुआ है, जिसे प्रोटीन काइनेज कहते हैं, उसको एक्टिव करता है। अब प्रोटीन काइनेज पता है क्या करता है? जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, इनका फॉस्फोराइलेशन करता है। अरे यार कितना प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। फॉस्फोराइलेशन, है ना। फॉस्फोराइलेशन का मतलब यह है कि फॉस्फोरस को ऐड करना। किसी भी प्रोटीन के साथ अगर फॉस्फोरस को ऐड करते हैं तो दिस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। तो क्या करेगा? ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, यानी फॉस्फोरस आयन को क्या करेगा? उसके साथ जोड़ेगा। किसके साथ? एल टाइप कैल्शियम चैनल के साथ। किसके साथ? एल टाइप कैल्शियम चैनल के साथ। एक बार मैकेनिज्म को फिर से सुपरफिशियली देखते हैं कि एसएनएस एक्टिव हुआ, एसएनएस ने मैसेज भेजा, सिग्नल भेजा एड्रिनल ग्लैंड के पास। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो लेयर है एड्रिनल मेड्यूला, इसने दो तरह के हार्मोन रिलीज किए, एक का नाम है एपिनेफ्रिन, दूसरे का नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के सेल पे जो B1 रिसेप्टर होते हैं उसे जाकर के बाइंड हो गए, और बाइंड होने के बाद उसको क्या कर दिया इन्होंने? एक्टिव कर दिया। अब चूंकि B1 रिसेप्टर जो है वो कपल्ड होता है, कपल्ड होने का मतलब जिसके सहायता से ये काम करता है वो है जीएस प्रोटीन। जीएस प्रोटीन जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन है। जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन ने अपना सिग्नल भेजा एसी के पास, एसी का नाम एडिनाइलेट साइक्लेज है, और एडिनाइलेट साइक्लेज ने प्रोटीन एक खास तरह का होता है सेल के अंदर, देखिए इसका नाम यहां पे लिखा गया है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज ने क्या किया? प्रोटीन काइनेज ने कैल्शियम चैनल को, एल टाइप कैल्शियम चैनल को, प्रोटीन काइनेज ने फास्फोरस को लेकर के ऐड कर दिया एल टाइप कैल्शियम चैनल में, यानी एल टाइप कैल्शियम चैनल का इसने क्या कर दिया? प्रोटीन काइनेज ने क्या कर दिया? फास्फोराइलेशन कर दिया। अब जब ऐसा होता है ना, जब एल टाइप कैल्शियम चैनल का फास्फोराइलेशन हो जाता है, यानी फास्फोरस इसमें ऐड हो जाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल है ये एक पैसेज बना लेता है। पैसेज का मतलब यह है कि अब ये सेल मेम्ब्रेन को हटा देगा, शिफ्ट करा देगा, और एक रास्ता बन जाएगा, एक पैसेज बन जाएगा। और इसी पैसेज के थ्रू, है ना, राज की बात बताते हैं, इसी पैसेज के थ्रू हार्ट मसल के बाहर, है ना, सेल के बाहर, हार्ट मसल के बाहर जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे हार्ट मसल के अंदर चोक दरवाजा से एंटर कर जाएगा, और इसमें एंटर करके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ रही है? ये पूरा मामला, पूरा लोचा आपको समझ में आ रहा है ना? ये कहां स्टोर हो गया जाकर के? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर के स्टोर हो गया। अब दूसरा खेला सुनिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो गया। ये अभी आपको हम नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहे हैं। जब बीटा ब्लॉकर काम करेगा तो इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं होंगी, कुछ चीजें क्या, बाकी आगे के सारे प्रोसेस नहीं होंगे, लेकिन कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, कैसे कैसे कब कब होगा, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल मैकेनिज्म समझना होगा कि आखिर ये होता कैसे है ना। अब देखिए अभी तक की कहानी में, अभी तक के मामला में, है ना, बात यहां तक पहुंची है कि कैल्शियम जो आयंस हैं वो आकर के स्टोर हो गए हैं कहां पे, है ना, इसमें अरे भाई इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब आगे देखो, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक और रैनोडाइन बोलते हैं उसको, रिसेप्टर होते हैं। देखिए ना कितने रिसेप्टर आते हैं, रैनोडाइन कहते हैं, RYR रिसेप्टर होते हैं, और कैल्शियम आयन जैसे ही इसके साथ बाइंड होते हैं, यहाँ पे प्लस लिखे हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, प्लस का मतलब बाइंड होना, है ना, ये सार्कोप्लाज्म से, सार्कोप्लाज्म का मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलने लगते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलने लगते हैं। अब देखिए ये एक्टिन है ना। एक्टिन कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन है, जो कि कार्डियक मसल के अंदर रहता है ना। यही एक्टिन बाद में मायोसिन से मतलब अटैच होता है। दोनों फिलामेंटल स्ट्रक्चर है। एक्टिन जो है ना पतले पतले फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, और यही जब थिक बनता है तो मायोसिन होता है। यही बनने का मतलब यह है कि मायोसिन थिक है, ये थिन है, दोनों आपस में मिलकर के कंट्रैक्ट कराते हैं, हार्ट को कंट्रैक्ट कराते हैं। अब इस एक्टिन के ऊपर भाई मेरे दोस्त मेरे गार्जियन मेरे महोदय, इस एक्टिन के ऊपर क्या होते हैं है ना, मायोसिन के बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं। तो मायोसिन को इसके साथ बाइंड हो जाना चाहिए। जब बाइंडिंग रिसेप्टर होते ही हैं तो मायोसिन बाइंड हो जाए और बाइंड होकर के अपना कंट्रैक्टिविटी दिखाए। लेकिन नहीं, इतना काम आसान न है। यहां पर देखिए बाइंडिंग रिसेप्टर के ऊपर है ना कवर लगा रहता है। किसका कवर? दो प्रोटीन होते हैं, एक ट्रोपोनिन होता है और दूसरा ट्रोपोमाइसिन होता है ना। ये बाइंडिंग 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 बार बार बाइंडिंग आ गया। ये बाइंडिंग रिसेप्टर को ढके रहते हैं। क्या किए रहते हैं? बाइंडिंग रिसेप्टर को ढके हुए रहते हैं, कवर किए रहते हैं। अब जब तक ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन यहां से हटेंगे नहीं, कवर यहां से हटेगा नहीं, आखिर मायोसिन कैसे बाइंड हो जाएगा? आप समझिए ना, कैसे कैसे बाइंड हो जाएगा? तो उसके लिए कैल्शियम आयन आता है, इस ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड होकर के, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड होकर के इनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। और ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन इस कवर जो बना करके हैं यहां से हटके मूव्स अवे, दूर चले जाते हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर खुल जाता है, मायोसिन उसके साथ बाइंड हो गया। यानी अब के कहानी में एक्टिन और मायोसिन दोनों बाइंड हो गया। और जब एक्टिन मायोसिन दोनों बाइंड हो जाता है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर है ये, तो हार्ट की कंट्रैक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि ये हार्ट को कंट्रैक्ट कराता है। क्या कराता है? कंट्रैक्ट। अब देखिए एक्टिन और मायोसिन बाइंड हो गया, क्योंकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन स्ट्रक्चर अपना बदल करके जो कवर बनाए हुए थे पहले से वो हट गए, मूव्स अवे हो गए, ये बाइंड हो गया, हार्ट की कंट्रैक्टिविटी बढ़ गई, हार्ट का कार्डियक वर्कलोड भी तो बढ़ेगा है ना, हार्ट की कंट्रैक्टिविटी बढ़ेगी। अब इस चीज को लिखते हैं ताकि आप समझिएगा है ना। हार्ट की कंट्रैक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट की जब कंट्रैक्टिविटी बढ़ेगी है ना, देखिए कंट्रैक्टिविटी कंट्रैक्टिविटी बढ़ेगी तो कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, बीपी इंक्रीज करेगा। फिर हम फिर स्लाइड पे आते हैं और एक बार और देखते हैं, यहां पे देखें है ना। तो कार्डियक वर्कलोड बढ़ा और बीपी क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि जिस मरीज में हाइपोटेंशन था, बीपी लो था, वो बीपी क्या हो गया? इलेवेट हो गया। बोलिए इतनी सी मैकेनिज्म समझ में आई। अब आपको बताते हैं बीटा रिसेप्टर का खेला। क्या बीटा रिसेप्टर का जब ब्लॉकर होते हैं, यानी बीटा रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, इस चीज को समझिए, इस चीज को जानिए। देखिए एक मिनट थोड़ा दम धरिएगा। अब देखिए जब हम बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स करता क्या है? ये एक्चुअली में बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। यानी पूरा मामला समझिएगा, पूरा कहानी समझिएगा। अगर एसएनएस एक्टिव होता भी है, ठीक है, एसएनएस भी एक्टिव हो गया, एसएनएस एक्टिव होकर के एड्रिनल मेड्यूला जो कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला लेयर है उसको भी स्टिमुलेट कर दिया। उसने दो हार्मोन भी बना दिए। दो हार्मोन कौन कौन से बना दिए? एड्रीनलिन बना दिया, नॉर एड्रीनलिन बना दिया, यानी कि नेफ्रिन सॉरी एपिनेफ्रिन बना दिया और नॉर एपिनेफ्रिन बना दिया। अब आगे सर आप नॉर्मल मैकेनिज्म को समझ गए हैं, तो अब आइए ब्लॉकर्स की बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या होता है? जब भी बीटा ब्लॉकर दिया जाता है तो क्या क्या मैकेनिज्म होगा, क्या क्या मैकेनिज्म नहीं होगा, कैसे कैसे चीजें की जाती हैं, आइए समझते हैं। देखिए अगर बीटा ब्लॉकर हम दे देंगे तो बीटा रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा। बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने का मतलब ये सारा ऊपर वाला काम होगा भी अगर एसएनएस एक्टिव हुआ, एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, इसने मैसेज किया, सिग्नलिंग किया, एड्रिनल ग्लैंड को जो कि किडनी के ऊपर लगा हुआ ग्लैंड होता है, इसके अंदर वाले लेयर ने, किसने? एड्रिनल मेड्यूला ने दो हार्मोन भी बना दिए जिसका नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। आप इसको एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन के नाम से भी जानते हैं। इसने बी रिसेप्टर बी1 रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग भी बना ली इसको, लेकिन बीटा ब्लॉकर इसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। अब देखो बंधु, देखिए महोदय, जब बीटा ब्लॉकर एक्टिवेट नहीं होगा तो जो ये कपल्ड है ना, किसके साथ कपल्ड है? जी स्टिमुलेटिंग प्रोटीन के साथ कपल्ड है, वहां मैसेज नहीं जाएगा। फिर एडिनाइलेट साइक्लेज के पास मैसेज नहीं जाएगा, ये प्रोटीन काइनेज नहीं एक्टिवेट करेगा। जब प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट नहीं करेगा तो एल टाइप के जो कैल्शियम चैनल है उनका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, सेल में जाने के लिए पैसेज नहीं बनेगा, कैल्शियम अंदर आएगा नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कलेक्ट नहीं होगा। और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कलेक्ट ही नहीं होगा तो आरवाईआर के साथ बाइंडिंग क्या बनेगी? इसकी बाइंडिंग नहीं बनेगी, कैल्शियम बाहर निकलेगा नहीं, और अल्टीमेटली ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है वो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर लेयर बनाए के बनाए ही रह जाएंगे,
मायोसिन बेचारा चाह कर भी किसी तरह से एक्टिन के साथ अपना बंधन नहीं बना सकता है, जुड़ नहीं सकता है। और जब तक एक्टिन और मायोसिन बाइंड नहीं होंगे तब तक फिलामेंटल स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा और तब तक कंट्रैक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। कंट्रैक्टिविटी नहीं बढ़ने का मतलब है कि कार्डियक वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, है ना, हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा। हार्ट रेट नहीं बढ़ने का मतलब महोदय बीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये रहा मैकेनिज्म पूरा किसका, बीटा ब्लॉकर का। एक बार फिर से हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव में कौन कौन सा एग्जांपल आएगा। तो एटिनोलोल, मिटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, है ना। अभी बात कर रहे हैं हम कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की। तो ध्यान दीजिएगा, बीटा ब्लॉकर्स की पहचान ये है कि उनके लास्ट में एल ओ एल, लोल, बकलोल वाला लोल लगा रहेगा। कोई भी दवाई जिसके अंदर इसके लास्ट में एल ओ एल लगा रहे, है ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स को समराइज करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकेप मोड में देखते हैं। जिस भी दवाई के लास्ट में एल ओ एल लगा रहता है, डेफिनेटली दीज ड्रग्स आर गोइंग टू बी बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी, बीटा ब्लॉकर्स। एग्जांपल कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव, यानी पूरे बीटा ब्लॉकर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहले को हम बोलते हैं कार्डियो सेलेक्टिव और दूसरे को नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। कार्डियो सेलेक्टिव का एग्जांपल होने वाला है एटिनोलोल, मिटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल। ये केवल B1 रिसेप्टर पे ही काम करते हैं। बात कीजिए नॉन कार्डियो सेलेक्टिव की, तो ये B1 रिसेप्टर और B2 रिसेप्टर दोनों पे काम करेंगे। एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल, टिमोलोल, सेटोलोल, इस तरह से, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, इसके यूज की बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें, और आगे इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए और भाई आपका वीडियो बनाते रहेगा। धन्यवाद।